Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarshpal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your SST teacher. आप लोगों को वॉइस आ रही है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So let's continue our fifth chapter, Minerals and Energy Resources, जिनमें हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे. कल हमने कंप्लीट किया था एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कोल के टाइप्स हमने पढ़े थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट. अब हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर ये जो कोल है इनका ऑकरेंस कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ऑकरेंस ऑफ कोल इन इंडिया. इंडिया में इन कोल का ऑकरेंस कहाँ कहाँ पर है. ठीक है. सो इन इंडिया कोल ऑकर इन रॉक सीरीज ऑफ द फॉलोइंग टू मेन जियोलॉजिकल एजेस. ठीक है, ये जो कोल हैं ये कहाँ कहाँ ऑकर होते हैं. सबसे पहले आता है हमारा गोंदवाना कोल. दिस कोल वॉज फॉर्म्ड ओवर 200 मिलियन ईयर्स अगो. इसमें सबसे पहला है हमारा फर्स्ट इज गोंदवाना कोल. ये जो गोंदवाना कोल है ये प्रेजेंट होता है फॉर्म्ड ओवर 200 मिलियन ईयर्स अगो. ये जो गोंदवाना कोल है इसे कब फॉर्म किया गया? 200 साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन ईयर्स अगो. दिस टाइप ऑफ कोल इज यूज्ड इन मेटलर्जी. ये जो कोल है इसका यूज किया जाता है किसके लिए? मेटलर्जी के लिए. मेटलर्जी मीन्स होता है एक ऐसा इक्विपमेंट बनाना जिससे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेटल से बने हुए सब्सटेंस को क्रिएट करना. ठीक है. द मेजर सोर्स ऑफ गोंदवाना कोल आर लोकेटेड इन द. गोंदवाना कोल जो है वो कहाँ कहाँ पर है? दामोदर वैली. दामोदर वैली वेस्ट बंगाल झारखंड में. इन दिस वेस्ट बंगाल और झारखंड में. इन दिस बेल्ट झरिया, रानीगंज एंड बोकारो आर इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स. इनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं? एक तो है आपका झरिया, बोकारो और रानीगंज. ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं जहां हमें कोल इजीली अवेलेबल हो सकते हैं. कोल डिपॉजिट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन. और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैलीज में. ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? गोदावरी, महानदी, सन और वर्धा वैलीज में प्रेजेंट है. सेकेंड जो कोल डिपॉजिट है हमारा वो है टर्शरी कोल. वो कहलाता है टर्शरी कोल. ठीक है. तो दिस कोल वाज फॉर्म्ड 55 मिलियन ईयर्स अगो. दिस टाइप ऑफ कोल इज फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड. की जो गोंदवाना कोल है ये हमें मिला था 200 मिलियन ईयर्स अगो. और ये जो टर्शरी कोल है ये प्रेजेंट हुआ 55 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, ये कब था? 55 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. और ये जो प्रेजेंट है ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में प्रेजेंट है. मेघालय, आसाम, मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में. और नागालैंड में प्रेजेंट है. ठीक है, ये तो हो गया आपका ऑकरेंस की कहाँ कहाँ ये कोल माइंस जो है वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट जो सेकंड एनर्जी रिसोर्स है वो है पेट्रोलियम. ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा एनर्जी रिसोर्स है वो है पेट्रोलियम.
सेकेंड एनर्जी रिसोर्स है पेट्रोलियम. इट इज नोन एज मिनरल ऑयल एंड लिक्विड गोल्ड. इसे हम मिनरल ऑयल और लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं. इट इज द नेक्स्ट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया. फर्स्ट हमारा कोल हो गया और सेकेंड नंबर पर क्या है, पेट्रोलियम, जो कि क्या है, एक एनर्जी सोर्स कहलाता है. इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग. पेट्रोलियम का यूज किस लिए करते हैं ये आप सभी जानते हैं, हीट के लिए, लाइटिंग के लिए, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरीज वगैरह के लिए, एंड रॉ मटेरियल फॉर ए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. कि कितने भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है पेट्रोलियम. इट इज यूज्ड एज ए फ्यूल के लिए यूज किया जाता है. पेट्रोलियम रिफाइनर एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर एंड न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज. कि ये जो पेट्रोलियम है इनका यूज इंडस्ट्रीज के लिए किस रूप में काम होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के रूप में काम में लिया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज में मशीनरीज वगैरह के लिए यूज किया जाता है किसको, पेट्रोलियम को. ठीक है. अब इनका ऑकरेंस कहाँ कहाँ पर है कि मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम ऑकरेंस इन इंडिया are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. कि पुराने समय में जो जितना भी पुरानी चीज़ें हैं जैसे रॉक्स वगैरह जो हैं उनके डीप में हम जाएंगे तब हमें क्या है, पेट्रोलियम जो है वो हमें मिलता है. बहुत गहराई में इसे हम देख सकते हैं. In anticline foldings और dome region, oil is trapped in the crest of the upfold. यानी कि ये जो पेट्रोलियम है ये हमें बहुत डीप इनसाइड में, अर्थ सरफेस के बहुत गहराई में जहाँ हम देखेंगे वहाँ हमें पेट्रोलियम जो है वो मिलता है. द ऑयल बियरिंग लेयर इज ए पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन. और जिस लेयर पर हमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये ऑयल प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या, वो किससे बना हुआ होता है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन लेयर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, थ्रू विच ऑयल में फ्लो, जिससे ऑयल जो है वो निकलता रहता है. एंड बट इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग एंड सिंकिंग बाय इंटरवेनिंग नॉन पोरस लेयर सराउंडिंग द ऑयल ऑकरेंस. कि इसमें जो लेयर्स इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं उनसे ये फ्लो नहीं होता. यानी कि जो भी रॉक्स फॉर्मेशन हम देखेंगे, ये जो ऑयल जहाँ हमें प्रेजेंट होता है उस लेयर पर अलग अलग रॉक्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन, सैंडस्टोन का, लेकिन यहाँ जो ऑयल है वो फ्लो होता रहता है, लेकिन इनके पास में इनमें किसी तरह का कोई क्रैक्स नहीं होता जिससे क्या हो, ये बाहर जा सके. हमें एक ही जगह पर क्या है, ये चीजें मिल जाती है. जो पेट्रोलियम है वो हमें एक ही फील्ड में मिल जाएगा. एट प्रेजेंट देयर आर द 4 मेन पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग रीजन इन द कंट्री. प्रेजेंट में पेट्रोलियम के 4 मेन रीजन्स हैं. 2 ऑफ देम आर ऑनशोर, द ब्रह्मपुत्र वैली एंड द गुजरात के कोस्ट. यानी कि 2 तो है वो कौन से, ऑनशोर. ऑनशोर मीन्स समुद्र के अंदर जो है, ब्रह्मपुत्र और गुजरात कोस्ट में. और 2 है वो ऑफशोर है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफशोर ऑयल फील्ड. तो इनको आप अंडरलाइन कर लेना कि ये जो पेट्रोलियम है वो कौन कौन से रीजन्स में प्रेजेंट है. अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम द ऑफशोर ऑयल फील्ड. यानी कि 2/3 जो प्रोडक्शन है वो ऑनशोर नहीं बल्कि ऑफशोर प्रेजेंट होता है. मुंबई हाई, गुजरात एंड आसाम आर द मेजर ऑयल प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया. यानी कि ये जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है वो कौन कौन से हैं, मुंबई, गुजरात और आसाम. अंकलेश्वर एंड कैम्बे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन गुजरात. गुजरात में सबसे जो इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं वो अंकलेश्वर और कैम्बे हैं. तो एक अंकलेश्वर और कैम्बे अगर पूछा जाए तो आपको कहाँ फिल करना है उसको, गुजरात में. आसाम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया. आसाम जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है ऑयल प्रोड्यूसिंग में. दिग्बोई, नाहर कतिया एंड मोरान हगरीजन, रुद्रा सागर, सुरमा वैली आर द इम्पॉर्टेंट ऑयल फील्ड इन द स्टेट. आसाम के अंदर ही ये अलग अलग जो स्टेट दिए गए हैं उनमें ऑयल फील्ड जो है वो हमें मिलता है. फिर नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट एनर्जी सोर्स है वो है नेचुरल गैस. Natural gas is an important clean energy source. It is found in association with or without petroleum. कि नेचुरल गैस जो है वो हमें या तो पेट्रोलियम के साथ प्रेजेंट होता है या फिर विदाउट पेट्रोलियम भी ये पाया जाता है. नेचुरल गैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज रिच इन हाइड्रोकार्बन्स. नेचुरल गैस जिसमें कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है इसमें हाइड्रोकार्बन. ऑल 3 गैसेस प्रेजेंट है. कौन से, मिथेन, नाइट्रोजन
और कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल गैस जिसमें 3 गैसेस प्रेजेंट है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि नेचुरल गैस में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट है, तो मीथेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर नेचुरली फाउंड इन द अर्थ सरफेस। Natural gas reserves are deep inside near other solid and liquid hydrocarbon bed like coal and crude oil। कि ये जो नेचुरल गैस है वो भी बहुत ज़्यादा गहराई में, डीप इनसाइड द अर्थ पार्ट नियर द सॉलिड एंड लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स, जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों के ही मिक्सचर जहाँ प्रेजेंट होंगे वहाँ हमें नेचुरल गैस जो है वो फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि कोल वगैरह जो निकाला जाता है उसी तरीके से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है उनको भी माइनिंग प्रोसेस के द्वारा ही निकाला जाता है। इट इज मेनली यूज्ड एज फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। एंड नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड फॉर्म यूज्ड एज फ्यूल फॉर व्हीकल्स विच इज नोन एज सीएनजी। जो फ्यूल के लिए यूज किया जाता है जो व्हीकल्स में, उन्हें क्या कहा जाए, उनको क्या, कौन सी वो, उसको क्या नाम दिया गया है, सीएनजी। जो नेचुरल गैस व्हीकल्स में यूज किया जाता है वो है सीएनजी। इट इज यूज्ड फॉर बॉयलर्स एंड एयर कंडीशनर अक्रॉस द वर्ल्ड। बॉयलर और एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बिकॉज ऑफ लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन एंड इज देयरफॉर फ्यूल फॉर द प्रेजेंट सेंचुरी। और ये जो नेचुरल गैस है इनको हम यूज भी करते हैं, अपने घरों में भी सब यूज करते हैं। सो ऑकरेंस ऑफ नेचुरल गैस, अब ये नेचुरल गैस प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है? सो देयर रिजर्व्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न ऑफशोर, मुंबई हाई में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में 40%। एंड ये मुंबई और गोदावरी बेसिन में प्रेजेंट है कितना? 40%। मुंबई और गोदावरी बेसिन में 40% प्रेजेंट है। नेक्स्ट आपका आसाम के अंदर इसका जो परसेंट है वो है 27%। 27%। नेक्स्ट है आपका द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2010 अकाउंटेड टू 1339.57 बिलियन क्यूबिक मीटर, इंक्रीजिंग बाय 3.87% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। यानी कि ये जब मेजरमेंट किया गया 31 मार्च 2010 को कि इंडिया के अंदर नेचुरल रिजर्व कोल जो है, नेचुरल गैस जो है उसका रिजर्व कितना है, तो अकॉर्डिंग टू 2010 एस्टिमेट इसका प्रेजेंस है 3.87%। 2010 एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 3.87% नेचुरल गैस जो है वो इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, इंडिया में जो है वो इनका प्रेजेंस कितना है? 3.87%। The offshore region of the Krishna Godavari basin has the largest amount of natural gas currently available in India. It is also available along the west coast in Mumbai High, Gulf of Cambay and in Andaman Nicobar Island। कि मोस्टली जो है वो मुंबई हाई में, अंडमान निकोबार आइलैंड में और कैम्बे गुजरात में प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका वो है इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज ए वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टूडेज वर्ल्ड। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो भी एक एनर्जी रिसोर्स है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स दैट साइंस हैज गिवन टू मैनकाइंड। की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो साइंस की एक ब्लेसिंग हम मान सकते हैं जो हम लोगों को मिली है। पीपल यूज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग कामों में यूज किया जाता है, आप सभी जानते हैं किन किन कामों में, जैसे कि लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, रेफ्रिजरेटर,
ऑपरेटिंग एप्लियंसेस, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सभी चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है. The per capita consumption of electricity at a place is considered as an index of its development. There are two ways through which electricity is generated. Electricity जो है वो दो तरीके से generate की जाती है. एक तो thermal electricity is generated by burning fossil fuels, coal, petroleum, natural gas that supply energy to drive turbines. यानी कि thermal electricity जो कि किससे बनती है, या तो कोई जैसे ये जो कचरा वगैरह जो होता है ना, इन सबको जलाकर जो फ्यूल बनाया जाता है उनसे, कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, पेट्रोलियम से की जा सकती है, नेचुरल गैस से की जा सकती है. थर्मल पावर स्टेशंस यूज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि वो रिसोर्स का यूज किया जाता है जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो कि दोबारा बनने में उनको बहुत लंबा समय लगेगा. उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कहलाती है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. दूसरी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो वाटर से जनरेट की जाती है. दिस एनर्जी इज पॉल्यूशन फ्री एंड इज कॉमनली यूज्ड एज ऑल ओवर इंडिया बाय कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. कि जो मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट आप लोगों को याद होगा, जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही मोस्टली डैम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं इरिगेशन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. जैसे कि भाखरा नांगल डैम है, दामोदर वैली है, कोपिली हाइडल प्रोजेक्ट है. ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए ही बनाए गए. नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कि नॉन कन्वेंशनल कौन से हैं, इससे पहले जो हम ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ रहे थे ये क्या थे, हमारे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिनमें सबसे पहले आता है हमारा एटॉमिक एनर्जी. ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि क्या होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं. जैसे कि सोलर है, विंड है, टाइडल एनर्जी है ना, इनको डेवलप किया जा सकता है जो कि इको फ्रेंडली कहलाते हैं. एटॉमिक एनर्जी जो कि पावर ऑब्टेन बाय स्प्लिटिंग द एटम्स अंडर कंट्रोल कंडीशन इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी. इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी. एटॉमिक एनर्जी का दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी. Atomic energy has emerged as a viable energy source in recent times. Important minerals used for the generating of atomic energy are uranium and thorium. Atomic energy जो है उनमें मेन जो यूज किए जाते हैं वो हैं यूरेनियम और थोरियम. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी में जो एनर्जी यूज की जाती है, मिनरल्स यूज किए जाते हैं जनरेट करने के लिए एटॉमिक एनर्जी को, वो होते हैं यूरेनियम और थोरियम. यूरेनियम एंड थोरियम आर अवेलेबल इन द झारखंड एंड अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान. ये यूरेनियम और थोरियम जो है ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, झारखंड और अरावली रेंज ऑफ राजस्थान में. थोरियम इज मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोनाजाइट एंड ilmenite in the beach sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu. Important nuclear projects include तारापुर महाराष्ट्र. न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर कहाँ पर है, तारापुर महाराष्ट्र में, रावत भाटा नियर कोटा राजस्थान में, कालपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, कायगा कर्नाटका में और काकरपर गुजरात में. ठीक है, अलग अलग जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे इंडिया के अंदर राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रेजेंट है और उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है. ठीक है, सेकंड है हमारा सोलर एनर्जी. कि सोलर एनर्जी कौन कौन सी है. सो सनरेज ट्रैप्ड इन फोटोवोल्टिक सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. सोलर एनर्जी तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, आजकल कितनी सोलर लाइट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं. सोलर लाइट्स, सोलर एनर्जी जो है जिनका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और उन्हीं का यूज़ आजकल घरों में, सबके फील्ड में और पार्क्स वगैरह में यूज़ किया जाता है. Sun rays trapped in photovoltaic cell can be converted into energy which is known as solar energy. कि सूरज की जो किरणें होती हैं उसको ट्रैप करके जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी कहते हैं.
दिस टाइप ऑफ एनर्जीज रैपिडली बिकम पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, और ये ज़्यादातर पॉपुलर कहाँ पर है? रूरल एरियाज में, क्योंकि जहाँ बिजली की कमी है वहाँ सबसे ज़्यादा इनका यूज़ किया जाता है। सोलर एनर्जी इज जनरली यूज्ड इन एप्लियंसेस लाइक हीटर, क्रॉप ड्रायर, कुकर। ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है इनका? हीटर्स के लिए, क्रॉप ड्रायर्स के लिए, कुकर्स के लिए यूज़ किया जाता है। The largest solar plant of India is located at Mahadevpur, Bhuj, Gujarat, where solar energy is used to sterilize milk cans. जो माधोपुर गुजरात के अंदर सबसे लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इंडिया का, इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि सबसे लार्जेस्ट प्लांट है, सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पर है? माधोपुर, भुज, गुजरात में, जिसको यूज किया जाता है, एनर्जी इज यूज टू स्टेरलाइज मिल्क कैंस। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, गुजरात एंड राजस्थान हैज ग्रेटर पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी। गुजरात और राजस्थान के अंदर भी सोलर प्लांट को मोस्टली डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका विंड एनर्जी। नेक्स्ट जो है वो है विंड एनर्जी इज एन एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। ये भी विद द हेल्प ऑफ विंड जो है उसको यूज किया जाता है, जैसे कि सोलर एनर्जी है उसमें भी पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि वो सोलर लाइट है, सन की जो लाइट है उसकी हेल्प से उसको जनरेट किया जा रहा है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो चीज़ें आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ी होगी कि विद द हेल्प ऑफ विंड, जैसे वो टरबाइन जो होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे देखो ये बुक के अंदर जो ये फोटो दी गई है, ये क्या है? टरबाइंस है। विंड से जैसे जैसे हवा चलेगी उससे क्या होगा? ये टरबाइंस मूव करेंगे, और मूव करने पर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। India has a great potential of wind power. Favorable conditions for wild energy, wind energy production exist in mostly जो wind energy है इनका यूज किया जाता है राजस्थान में, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और लक्षद्वीप में। नागरकोइल, तमिलनाडु, जैसलमेर are well known for the effective use of wind energy in our country, कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का यूज जो है वो तमिलनाडु और जैसलमेर राजस्थान में किया जाता है। विंड पावर प्लांट एट लांबा इन कच्छ इज द लार्जेस्ट इन एशिया, कि एशिया में सबसे बड़ा जो पावर प्लांट है विंड का वो कहाँ है? लांबा इन कच्छ, गुजरात में। अनदर विंड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन टूटिकोरिन इन तमिलनाडु, और दूसरा जो लार्जेस्ट विंड पावर है वो है टूटिकोरिन, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल पावर और टाइडल एनर्जी इज हार्नेस्ड बाय कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम टाइड्स इनटू यूजफुल फॉर्म ऑफ पावर, मेनली इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग वेरियस मेथड्स। यानी कि टाइडल एनर्जी जिनका यूज किया जाता है मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। Although not yet widely used, tidal energy has the potential for future electricity generation. इसका यूज ज़्यादातर विंड और सन दोनों के ही एक्सेप्टेबल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, बहुत कम रेयर चांसेस में इनको यूज किया जाता है। To produce electricity, food gate dams are built across inlet from where water entered during high tide. The gates are closed once enough water flows in after the tide falls outside the flood gate. कि ये जो वाटर है इसमें फ्लड वाटर को स्टोर किया जाता है, बाढ़ से जो पानी आता है उसको स्टोर करके और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। द वाटर रिटेन इनसाइड द गेट इज मेड ऑफ फ्लो आउट थ्रू ए पाइप दैट कैरीज इट थ्रू ए पावर जनरेटिंग टर्बाइंस। यानी कि जो वाटर स्टोर किया जाता है गेट के अंदर, यानी कि सपोज जो फ्लड वाटर है वो स्टोर हो गया कहीं पर, इसे स्टोर करके रख दिया जाता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पाइप के थ्रू टरबाइंस के द्वारा, टरबाइंस मीन्स जो बोलते हैं ना सुरंग, उसके द्वारा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको जनरेट करके बाहर निकाला जाता है। ठीक है, सपोज ये गेट है, यहाँ वाटर स्टोर हो गया जो आपका फ्लड वाटर है, और फिर इन टरबाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, so in India, Gulf of Khambat, the Gulf of Kutch, and in Gujarat, western coast, Gangetic Delta in Sundarban region of West Bengal provide ideal condition for utilizing tidal energy. Tidal energy जो है वो mostly गुजरात में वेस्ट बंगाल में यूज किया जाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। When the magma
from the interior of earth comes out of the surface, tremendous heat is released. This heat energy can successfully be trapped and further converted into electrical energy. कि जो मोल्टेन माग्मा है, मोल्टेन माग्मा जो हीट ऑकर होता है हमारे अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, जब वो हीट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर अर्थ सरफेस के इनर पार्ट में, जहाँ क्या होगा, जो हीट ऑकरेंस होता है ये विद द हेल्प ऑफ वॉल्केनोज क्या होता है, हीट जो है ये बाहर आ जाएगा. बाहर आने के बाद में ये हीट इसमें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है. अर्थ सरफेस के ऊपर जब ये हीट आ जाएगी तो इस हीट से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. ठीक है, ये जो हीट जो अर्थ सरफेस के इनर पार्ट से मोल्टेन माग्मा के रूप में बाहर आई है, फिर वो जो हीट है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. Geothermal energy exists because the earth grows progressively hotter with increasing depth. So the geothermal gradient in high temperature is found at shallow depth. हम जितने ही अर्थ सरफेस के इंटीरियर पार्ट में देखेंगे, बहुत ज़्यादा जितनी गहराई में जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें हीट जो है वो देखने को मिलती है. ग्राउंड वाटर इन सच प्लेसेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स वेरी हॉट. जो ग्राउंड वाटर है वो भी क्या, उनसे हीट जो उनको अर्थ सरफेस में इंटीरियर पार्ट में जो हीट है वो ग्राउंड वाटर को मिलता है और उससे क्या होगा, वो पानी जो है वो भी गर्म हो जाता है. इफ देन राइजेस टू द अर्थ सरफेस एंड टर्म्स इनटू स्टीम. वो जो गर्म पानी है वो भाप बन के क्या होता है, बाहर आ जाता है. एंड द स्टीम इज यूज टू रन टर्बाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. और वो जो स्टीम है उसके प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है. Apart from this, several hundred hot spring and geysers in India are also used in the generating of thermal energy. कि इनसे geysers वगैरह का यूज किया जाता है thermal energy से. This energy is now considered to be one of the key energy source which can be developed as an alternate source. In India, geothermal energy plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Punga Valley in Ladakh. कि ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये अब कहाँ प्रेजेंट है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में और पुगा वैली लद्दाख के अंदर. नेक्स्ट है आपका बायो एनर्जी, बायोगैस जिसे हम कहते हैं. इट डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट विच इंक्लूड एग्रीकल्चर रेसिड्यू, shrubs, animals and human waste, municipal industry and other waste. Bioenergy is a potential source of energy conversion. It can be converted into electrical energy, heat energy and gas for cooking. कि ये जो बायो एनर्जी है इनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उन सब का जो मिक्सचर है उन सब से ये बायो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है. एंड द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर ऑल्सो नोन एज गोबर गैस प्लांट इन रूरल इंडिया. जो प्लांट यूजिंग कैटल है, जो कैटल जो प्लांट्स खाते, पेड़ के पत्ते वगैरह जो खाते हैं, उनके डंग से गोबर गैस प्लांट बनाया जाता है. रूरल एरियाज में मोस्टली इनका यूज किया जाता है. और ये जो बायो एनर्जी प्लांट है ये लोकेटेड है ज़्यादातर ओखला दिल्ली में, वेयर म्युनिसिपल वेस्ट इन कन्वर्टेड इनटू वेस्ट. जहाँ पर जो कचरा होता है ना उसको जलाकर पूरा एनर्जी जो है उसको जनरेट की जाती है. तो एनर्जी रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल. कि इंडिविजुअल गाड़ी चलाने के बजाय हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए. स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़. एनर्जी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं कि जब हमें ज़रूरत नहीं हो तब हमें लाइट्स वगैरह ऑफ कर देनी चाहिए. बाय यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस. ऐसे डिवाइसेस यूज़ करने चाहिए जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ हो. एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए जिसमें हमें जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 5th चैप्टर कंप्लीट. अब आपको फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है टेस्ट के लिए, आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम. फर्स्ट चैप्टर में सारी चीजें क्लियर है आपको? मैम यस. इसमें ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया है ना? 5th चैप्टर में क्या? नहीं, फर्स्ट चैप्टर में. फर्स्ट चैप्टर में क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन.
बेसिस ऑफ ओनरशिप। हाँ, इसमें उसमें इंडिविजुअल रिसोर्स। नेशनल, हाँ हाँ नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्स बताओ। हाँ, जैसे कि नेशनल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं जो कि नेशन को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि कैनल है, रेलवेज है, रोड है, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये क्या है, पूरा नेशन वाइड हम काम करते हैं इसके ऊपर। ऐसा नहीं है कि जो ट्रेन है वो सिर्फ आपके एरिया में ही चलेगी, जो कैनल्स है उनका यूज सिर्फ पर्टिकुलर रीजन के लिए ही दिया गया है, जो फॉरेस्ट है वो सिर्फ देश देश में अगर फॉरेस्ट है तो वो क्या है, एक नेशन वाइड हो गया, यानी कि पूरे नेशन के लिए वो वर्क कर रहा है ना। तो इसीलिए इसमें कितने हैं, विथ पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्स देयरफॉर बिलोंग टू द नेशन। की जो नेशनली ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किया गया है उसमें ये चीजें आती हैं, कैनल है, रेलवे है, रोड, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ है, और वो गवर्नमेंट के अंडर में है जो उसको पूरा प्रोटेक्शन देती है। और इंटरनेशनल में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो चीजें आती हैं, जैसे कि आपको मैंने ये बताया भी था कि जो हमारे इंडिया का जो मैप है आप उससे देखोगे तो उसके एरिया जो होगा, नीचे सरफेस एरिया का जो आप देखोगे ना, कि यहाँ तक कुछ रीजन्स, इसका मेजरमेंट जो मैंने आपको बताया था, मान लो सपोज ये रीजन है वो 200 मीटर्स नॉटिकल माइल्स के अंदर आती है, तो यहाँ तक की जो भी चीजें हैं वो क्या कहलाएगी, वो नेशनल कहलाएगी। लेकिन इससे बाहर की जो चीजें आ गई वो क्या कहलाएगी, वो इंटरनेशनल होगी। इसका मतलब इसका यहाँ पर जो चीजें, जो मिनरल अवेलेबल है वो अदर नेशन भी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक जो चीजें हैं वो तो हो गई नेशन वाइड, और इससे बाहर की जो चीजें हैं इसका यूज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर किया जा सकता है, वो इंटरनेशनल रिसोर्स है। ये नहीं है कि आपकी देश की बाउंड्री से वो टच हो रहा है तो इसका मतलब आपका हो गया, अदर नेशन वाले भी क्या कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। वो ओपन होता है अदर्स के लिए भी। बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, कोई पर्टिकुलर कंट्री जो है वो उसका यूटिलाइज नहीं करेगी, बल्कि अदर नेशंस को भी परमिशन होगी वहां से जो भी मिनरल या जो भी चीजें प्रेजेंट है उसको यूज करने का, और उसके साथ साथ वहां कोई ट्रेड है करने का, ट्रेड भी कर सकती है, और या फिर आने जाने के भी परमिशन उनको मिल सकती है। और पूछो। मैम एक एजेंडा 21 भी बताओ। हाँ, Agenda 21 is a non-binding action plan signed by the work leaders, world leaders at the United Nations Conference on Environmental and Development। कि एजेंडा 21 क्या है, एक एक्शन प्लान है जो किस बेस पर काम कर रहा है, एनवायरमेंटल बेस पर काम कर रहा है, एनवायरमेंट पर डेवलपमेंट कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इसमें रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन रियो डी जेनरियो इन 1922, इन्होंने जिन्होंने क्या नाम है इनका, रियो डी जेनरियो, जो कि ब्राजील के थे, 1992 में इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोसेस किया। इन दिस एक्शन उन्होंने क्या बताया उसके अंदर, कि अदर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट लोकल, नेशन एंड ग्लोबल लेवल, कि इसमें जितने भी लोग जो भी चीजें एनवायरमेंट को डैमेज पहुंचा रही है उन सभी को अलग करके ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो कि एनवायरमेंट के फेवर में सोचते हो, एनवायरमेंट को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे उसको कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, उनको इंक्लूड किया जाए, वो भी नेशनल नहीं, इंटरनेशनल नहीं, बल्कि ग्लोबल लेवल पर उनको इंक्लूड किया गया। आए समझ में? यस मैम। हाँ, और फर्स्ट चैप्टर के हर एक क्वेश्चंस अच्छे से देखना, हर एक टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, है ना। लेकिन पूरा चैप्टर जिसको अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, कि अब ये आपको हाफ चैप्टर पहले करवा दिया था, अब ये पूरा चैप्टर ही दिया है यूनिट टेस्ट के अंदर, तो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े, इस तरीके से आपको इसको पूरा रिवाइज करना है। अगर आपको हेल्प के लिए चाहिए तो मेरे पास जो बुक है उसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सेंड करूं क्या, अगर आपको जरूरत है तो। ओके मैम। पढ़ने के लिए,
है ना। लिखना नहीं है आपको, लिखना तो सिर्फ नोट्स वगैरह है और पढ़ने के लिए, ताकि आपको क्वेश्चंस जो है वो दिमाग में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। तो वो इसकी फोटो मैं आपको आज सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स। ओके मैम।